सुप्रभात। मध्य पूर्व और विशेष रूप से ईरान और खाड़ी क्षेत्र की वर्तमान घटनाओं के एक नए विस्तृत विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी सुप्रभात। और आज का हमारा ध्यान बिना किसी डर या अटकलों के केवल उन ठोस घटनाक्रमों पर केंद्रित रहेगा जो इस समय हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम स्थिति का एक तटस्थ और पूरी तरह से तथ्य आधारित मूल्यांकन पेश करें। सही कहा, क्योंकि इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें शामिल हर पक्ष के अपने अपने तर्क हैं। और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले ये बताना आवश्यक है कि आज का ये कार्यक्रम प्रो वेव एआई द्वारा प्रायोजित है। हाँ, और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा जेनरेट किया गया है, जो कि एक एआई संचालित न्यूज एप्लीकेशन है। देखिए, स्टाइलो न्यूज के बारे में एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि ये असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का ही एक कंज्यूमर वर्जन है। जी, और जिन्हें नहीं पता, स्टाइलो इंटेल ऑप्स को मुख्य रूप से सरकारों, सेनाओं और बड़े वैश्विक व्यवसायों के एंटरप्राइज ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया था। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि विश्लेषण का जो स्तर पहले केवल वैश्विक निर्णय निर्माताओं तक सीमित था, वो अब आम जनता के लिए भी उपलब्ध है। बिल्कुल, ये जानकारी के लोकतंत्रीकरण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। खैर, आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण का मिशन बहुत स्पष्ट है। आज का हमारा शीर्षक है द होर्मुज़ गैम्बिट, ईरान्स लेवरेज इन अ फ्रेजाइल सीज़फायर। और हमारा उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और इस नई नौसैनिक नाकेबंदी के बीच असल में हुआ क्या है। और साथ ही हम इसके स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन करेंगे। जी, तो अगर हम इस वर्तमान स्थिति की जटिलता को समझना चाहते हैं तो हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। हाँ, मतलब 28 फरवरी 2026 से जब इस ताज़ा संघर्ष का आरंभ हुआ था। सही कहा। कई हफ्तों के इस सैन्य गतिरोध के बाद 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक युद्ध विराम लागू किया गया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम था, लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये बहुत ही नाजुक साबित हुआ। बिल्कुल। इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता चल रही थी, वो बिना किसी ठोस समझौते के विफल हो गई। और उसी विफलता का परिणाम था कि 13 अप्रैल को अमेरिका ने एक कड़ा सामरिक कदम उठाया। जी, उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण नौसैनिक नाकेबंदी, जिसे हम नेवल ब्लॉकेड कहते हैं, वो शुरू कर दी। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, एक नौसैनिक नाकेबंदी का मतलब केवल समुद्र में जहाज खड़े करना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, यह एक व्यवस्थित सैन्य अभियान है जिसमें व्यापारिक जहाजों को रोका जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है। हाँ, और मूल रूप से विरोधी देश के आर्थिक जीवन को पूरी तरह से पंगु बनाने का प्रयास किया जाता है। सही कहा। अब दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों का विश्लेषण करना यहाँ बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो अगर हम पहले अमेरिकी परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का क्या तर्क है? देखिए, उनका सीधा सा तर्क ये है कि ये नाकेबंदी ईरान को तेल निर्यात से मिलने वाले भारी आर्थिक लाभ को रोकने का एक आवश्यक साधन है। मतलब उनका उद्देश्य इस आर्थिक दबाव का उपयोग करके ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए विवश करना है। जी, परमाणु कार्यक्रम और साथ ही उनकी जो क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां हैं, उन दोनों पर। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरानी परिप्रेक्ष्य इसके ठीक विपरीत है ना? बिल्कुल, ईरान इसे अपने राष्ट्र के खिलाफ सीधे तौर पर एक आक्रामकता मानता है। उनका तर्क है कि शांति वार्ता के बीच इस तरह की नाकेबंदी लागू करना 8 अप्रैल के युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। हाँ, और वो इसे एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा के रूप में देखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव अब केवल समुद्री सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। सही कहा, ये अब अंतरिक्ष डोमेन तक भी पहुंच चुका है। जी, स्वतंत्र खुफिया रिपोर्ट से ये पुष्टि हुई है कि ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी के लिए एक चीनी सैटेलाइट का उपयोग शुरू कर दिया है। हाँ, इस सैटेलाइट का नाम है TEE-01B और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक बदलाव है। हाँ, और इसका उपयोग विशेष रूप से सऊदी अरब और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। सही। जी बिल्कुल। देखिए, पहले ईरान को जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी या फिर रडार पर पकड़े जाने वाले ड्रोन्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जो कि काफी जोखिम भरा होता है। बिल्कुल। लेकिन अब
एक समर्पित सैटेलाइट होने का अर्थ है कि वे अमेरिकी सैनिकों की गतिविधियों, साजो सामान और विमानों की आवाजाही को लगभग रियल टाइम में देख सकते हैं। और वो भी सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष से। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष सैन्य सहायता के आरोपों से इनकार किया है। हाँ, चीन इसे विशुद्ध रूप से एक वाणिज्यिक तकनीक मतलब कमर्शियल टेक्नोलॉजी बता रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका जो सैन्य लाभ है वो तो स्पष्ट है। उसमें कोई संदेह नहीं है। तकनीक भले ही कमर्शियल हो, पर डेटा का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए हो रहा है। चीन के इस आधिकारिक इनकार के बावजूद रणनीतिक वास्तविकता तो बहुत अलग है। बिल्कुल अलग है। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल एक प्रेशर कुकर जैसी लग रही है। प्रेशर कुकर? वो कैसे? देखिए, युद्ध विराम के नाम पर कूटनीतिक आंच तो कम कर दी गई है, लेकिन अमेरिका ने नौसैनिक नाकेबंदी के जरिए उस कुकर का ढक्कन पूरी तरह से कस दिया। अच्छा, हाँ, समझ गई। तो ऐसे में अंदर का जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है और उसे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। ये बहुत ही सटीक उपमा है। और भौतिकी हो या भू राजनीति, नियम यही है कि दबाव कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही। बिल्कुल। और इस वर्तमान स्थिति में वो दबाव हॉर्मुज़ स्ट्रेट के रूप में बाहर आ रहा है। जी, 18 और 19 अप्रैल के जो घटनाक्रम है वो इस बात का सीधा प्रमाण है। जहां ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में सैन्य जहाज़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, शुरुआत में तो उन्होंने घोषणा की थी कि केवल नागरिक जहाज़ों को गुजरने की अनुमति होगी। लेकिन फिर 19 अप्रैल आते-आते IRGC ने इसे व्यापारिक जहाज़ों के लिए भी लगभग बंद ही कर दिया। सही कहा। उन्होंने एक प्रकार की अनुमति आधारित पारगमन प्रणाली लागू कर दी है। मतलब बिना उनकी अनुमति के कोई व्यापारिक जहाज वहां से नहीं जा सकता। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि IRGC का ये कदम पारंपरिक नौसैनिक युद्ध से बहुत अलग है। बिल्कुल। देखिए, वे बड़े विध्वंसक जहाजों या डिस्ट्रॉयर्स का उपयोग नहीं करते हैं। उनकी रणनीति सममितीय युद्ध, जिसे हम एसिमेट्रिकल वॉरफेयर कहते हैं, उस पर आधारित है। तो इसमें वो तेज गति वाली छोटी नौकाओं का झुंड, तटीय रडार और तट से समुद्र में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करते हैं। जी हाँ, और यही कारण है कि वे इतने संकरे क्षेत्र में इतनी प्रभावी नाकेबंदी कर पाते हैं। और ये सब केवल कूटनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रहा, जमीनी स्तर पर यह हिंसक रूप ले चुका है। सही बात है। हमने देखा कि IRGC के बलों ने एक भारतीय ध्वज वाले ऑयल टैंकर पर गोलीबारी की। हाँ, सैनमार हेरल्ड पर। और इसके साथ ही खाड़ी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे एक खाली क्रूज शिप को भी डराया धमकाया गया। जी, और इन घटनाओं के जो आर्थिक प्रभाव हैं वो बहुत तत्काल और गहरे होते हैं। बिल्कुल। जब सैनमार हेरल्ड पर गोलियां चली तो सिर्फ एक जहाज को नुकसान नहीं हुआ था। नहीं, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। कुछ ही घंटों के भीतर लंदन में बैठे बीमा एजेंटों ने इस मार का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात बढ़ा दिया। और बीमा जोखिम बढ़ने का सीधा अर्थ है शिपिंग कंपनियों का अपने जहाजों को रोक देना। बिल्कुल। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी मार्ग से होकर गुजरता है। तो जब ऊर्जा बाजार इस तरह की अनिश्चितता का सामना करते हैं तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह बाधित होती है। जी, और इसी रुकावट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका अंतिम भार ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में आम नागरिकों पर ही पड़ता है। सही कहा। यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में पूछा भी जाता है। जी, क्या सवाल है? क्या किसी एक भौगोलिक चोक पॉइंट पर इतना अधिक वैश्विक निर्भर होना आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है? देखिए, यह निर्भरता वास्तव में एक गहरी संरचनात्मक खामी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर विकल्प की बात करें तो सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात से होकर गुजरने वाली पाइपलाइनें मौजूद तो हैं। हाँ, मौजूद है, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले लाखों बैरल समुद्री शिपिंग की जगह लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। और ईरान का नेतृत्व इस भौगोलिक वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह समझता है। बिल्कुल। उनके लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, बल्कि उनका सबसे बड़ा सममितीय हथियार है। एक ऐसा हथियार जो पारंपरिक सैन्य संतुलन को नजरअंदाज करते हुए सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रहार करता है। सही कहा। और इसी भू राजनीतिक खिंचाव के बीच समुद्र में सैन्य तनाव का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, 20 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में एक बड़ी घटना घटी थी जहां अमेरिकी नौसेना ने एक ईरानी व्यापारिक जहाज टूस्का को जब्त कर लिया। और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह जहाज नाकेबंदी रणनीति के उल्लंघन में अवैध गतिविधियों में लिप्त था। और इस जब्ती के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया भी अत्यंत तीव्र थी।
बिल्कुल। IRGC ने सीधे अमेरिकी युद्धपोतों की ओर ड्रोन दाग दिए। जो कि एक ऐसा कदम था जिसने स्थिति को एक पूर्ण युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। जी, हालांकि इसके बाद अमेरिकी बलों ने वहां से पीछे हटने का सामरिक निर्णय लिया। तो ये जो पीछे हटने का निर्णय था, क्या ये एक रणनीतिक वापसी थी? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य एक बड़े पैमाने के युद्ध को भड़कने से रोकना था, लेकिन यह घटना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि समुद्र में मौजूद हर छोटी चिंगारी कितने आसानी से एक अनियंत्रित सैन्य टकराव में बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। और इन बाहरी सैन्य घटनाओं के साथ-साथ ईरान की जो आंतरिक राजनीति है, वो भी उतनी ही जटिल है। जी, विभिन्न स्रोतों और विश्लेषणों से यह स्पष्ट होता है कि ईरान का नेतृत्व इस समय एक स्वर में बात नहीं कर रहा है। मतलब सत्ता के भीतर एक स्पष्ट विभाजन देखने को मिल रहा है। हाँ, एक तरफ IRGC है, जिसका रुख बेहद कड़ा और आक्रामक है, जो इन ड्रोन हमलों और व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी का नेतृत्व कर रहा है। और दूसरी तरफ ईरान का विदेश मंत्रालय है, जो तनाव कम करने और कूटनीतिक वार्ताओं को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो आंतरिक विभाजन है, ये कई सवाल खड़े करता है। क्या विदेश मंत्रालय और IRGC के बीच की ये वैचारिक दरार वास्तविक है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए गुड कॉप बैड कॉप की कोई सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। तो खुफिया रिपोर्ट्स इस बारे में क्या संकेत देती हैं? देखिए, रिपोर्ट्स ये संकेत देती हैं कि ये दरअसल दोनों का एक जटिल मिश्रण है। मतलब वास्तविक मतभेद भी हैं और रणनीति भी? जी, ईरान के भीतर आर्थिक नीतियों और सैन्य संप्रभुता को लेकर वास्तव में गहरे मतभेद हैं। जहां विदेश मंत्रालय उन प्रतिबंधों से चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बेताब है। हाँ, जबकि IRGC शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता देता है। लेकिन इसी वास्तविक दरार को कूटनीति में एक ढाल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे? ऐसे कि ईरानी वार्ताकार पश्चिमी देशों के सामने ये तर्क रख सकते हैं कि यदि उन्हें आर्थिक रियायतें नहीं दी गईं, तो देश का पूरा नियंत्रण कट्टरपंथी IRGC के हाथों में चला जाएगा। अच्छा, तो ये रणनीति उन्हें एक साथ सैन्य आक्रामकता और कूटनीतिक बातचीत दोनों के दरवाजे खुले रखने की सुविधा देती है। बिल्कुल सही विश्लेषण है। और एक बात और, इस पूरे अमेरिका ईरान तनाव का असर अब केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। नहीं, इसने यूरोप की सुरक्षा गतिशीलता को भी गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। जी, क्योंकि अमेरिका को अपनी वायु रक्षा प्रणालियों और महत्वपूर्ण मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व में तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी, इसका सीधा परिणाम ये हुआ है कि अमेरिकी सैन्य भंडारों पर भारी दबाव पड़ा है। और इसी कारण से यूरोपीय सहयोगियों, विशेषकर बाल्टिक देशों को जो हथियार मिलने वाले थे, उनकी डिलीवरी में काफी देरी हो रही है। जी, तो हम कह सकते हैं कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष सीधे तौर पर यूरोपीय सुरक्षा ढांचे को कमजोर कर रहा है। और शायद इसी रणनीतिक अस्थिरता के जवाब में यूरोप ने अपना अलग रास्ता चुनने का फैसला किया है। हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक शांतिपूर्ण समुद्री मिशन शुरू करने की घोषणा की है। और इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ना? बिल्कुल। और वे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका यह कदम अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी का हिस्सा नहीं है। मतलब ये विशुद्ध रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपनी ऊर्जा आपूर्ति की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है। सही कहा। अब अगर हम आज के परिदृश्य की बात करें, हम आज 21 अप्रैल 2026 के दिन खड़े हैं। जी, और 8 अप्रैल को जो युद्ध विराम लागू हुआ था, वो आज आधिकारिक तौर पर समाप्त हो रहा है। बिल्कुल। और वर्तमान खुफिया रिपोर्ट्स और जमीनी हालात ये संकेत दे रहे हैं कि इस युद्ध विराम के विस्तार की उम्मीद न के बराबर है। और भारतीय नौसेना की हालिया कार्रवाई इस स्थिति की गंभीरता को प्रमाणित भी करती है। जी, भारतीय नौसेना इस समय अपने 11 व्यापारिक जहाजों को सैन्य सुरक्षा घेरे में यानी एस्कॉर्ट करके हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकाल रही है। देखिए, जब किसी देश को अपने सामान्य वाणिज्यिक बेड़े के लिए युद्धपोतों की आवश्यकता पड़ने लगे, तो ये स्पष्ट संकेत है कि वो समुद्री मार्ग व्यापार के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे नाजुक मोड़ पर वैश्विक निर्णय निर्माताओं के सामने जो विकल्प बचे हैं, वो बेहद सीमित और जोखिम भरे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनके सामने एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाने की चुनौती है। हाँ, एक तरफ वे ईरान पर दबाव बनाने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये भी पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से वैश्विक बाजार में तेल की भारी कमी हो जाएगी। जी,
और इस वैश्विक आर्थिक संकट को टालने के लिए अमेरिका एक अप्रत्याशित कदम पर विचार कर रहा है। रूस के तेल शिपमेंट को अस्थायी छूट देना है ना? बिल्कुल। और यह आधुनिक कूटनीति की एक बहुत ही अजीब विडंबना है, अगर आप सोचें तो। हाँ, मतलब एक प्रतिद्वंदी यानी ईरान को दबाने के लिए अमेरिका को वैश्विक तेल आपूर्ति स्थिर रखने के लिए दूसरे प्रतिद्वंदी यानी रूस को बाजार में छूट देनी पड़ रही है। सही कहा। ये भू राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता है। और दूसरी ओर ईरान का विकल्प तो स्पष्ट है। जी, वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने गोल्डन एसेट के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखेगा। इस जलमार्ग में बाधा डालकर वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आर्थिक दबाव बनाए रखेंगे ताकि अमेरिका को वार्ता की मेज पर लाया जा सके। बिल्कुल, और प्रतिबंधों से राहत प्राप्त की जा सके। और इस पूरी भू राजनीतिक शतरंज में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों की चिंताओं को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, भौगोलिक रूप से वे इस संघर्ष के सबसे करीब हैं और उन्हें लगता है कि वर्तमान वार्ताओं में केवल परमाणु कार्यक्रम और नौसैनिक सुरक्षा पर ही ध्यान दिया जा रहा है, जबकि उनकी चिंताएं बहुत व्यवहारिक हैं, जैसे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। हाँ, और यमन या लेबनान में चल रहे उनके प्रॉक्सी संघर्ष। जीसीसी का मानना है कि इन शांति वार्ताओं में इन सबसे बड़े खतरों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। और उनकी अर्थव्यवस्थाएं अत्यधिक कमजोर बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं। बिल्कुल, किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में उनके समुद्री जल विलवनीकरण संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट्स और तेल रिफाइनरियां सबसे आसान लक्ष्य बनेंगी, जो कि विनाशकारी होगा। तो ये एक ऐसा जटिल परिदृश्य है जहां हर कदम के कई परिणाम हो सकते हैं। जी, और अगर हम आम जनमानस की बात करें तो सोशल मीडिया और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के सेंटिमेंट एनालिसिस पर गौर करना दिलचस्प है। हाँ, दुनिया भर के विचार स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग खेमों में बटे हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, एक खेमा राष्ट्रवादी और सुरक्षा केंद्रित समूहों का है, जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नौसैनिक नाकेबंदी और आक्रामक सैन्य कदमों का दृढ़ता से समर्थन कर रहा है। उनके अनुसार कूटनीति विफल हो चुकी है और शक्ति का प्रदर्शन ही इस गतिरोध को तोड़ने का एकमात्र उपाय है। सही कहा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, अर्थशास्त्रियों और शांति समर्थक समूहों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सैन्य शक्ति के बजाय कूटनीति की वकालत कर रहा है। उनका तर्क है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट पर सैन्य टकराव का परिणाम केवल एक भयंकर वैश्विक आर्थिक मंदी के रूप में ही सामने आएगा। जी, जिसका खामियाजा दुनिया भर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। तो ये संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, ये सैन्य शक्ति और वैश्विक आर्थिक अस्तित्व के बीच का टकराव बन चुका है। और आज 21 अप्रैल का दिन है, जब युद्ध विराम की मियाद पूरी हो रही है, ये एक निर्णायक मोड़ है। जी, वॉशिंगटन, तेहरान या इस्लामाबाद में लिया गया कोई भी निर्णय केवल इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। सही बात है। और इस विस्तृत विश्लेषण के अंत में एक रणनीतिक विचार पर ध्यान देना आवश्यक है। जी बिल्कुल। हाल के घटनाक्रमों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कैसे कुछ ड्रोन्स, मिसाइलें और छोटे जहाज़ों का उपयोग करके एक संकरे समुद्र मार्ग को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के मैदान में बदल दिया गया है। ये युद्ध के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। हाँ, जब पारंपरिक सेनाओं के आमने सामने के युद्ध की तुलना में किसी महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद कर देना अधिक विनाशकारी हथियार बन जाए, तो श्रोताओं के सोचने के लिए यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य के बड़े युद्ध भौगोलिक मैदानों में नहीं बल्कि दुनिया के महत्वपूर्ण सप्लाई चेन चोक पॉइंट्स पर लड़े जाएंगे? ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर सैन्य रणनीतिकारों, अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों को गंभीरता से मनन करना होगा। जी बिल्कुल। तो आज के इस तथ्य आधारित विस्तृत विश्लेषण को संभव बनाने के लिए हम स्टाइलो न्यूज का धन्यवाद करते हैं। हाँ, ये एक बेहद उन्नत मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि ये काम कैसे करता है। जी, ये 250 से अधिक पारंपरिक समाचार स्रोतों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स और विभिन्न डेटा पॉइंट से जानकारी एकत्र करता है और फिर उन सब का विश्लेषण करके व्यक्तिगत इंटेलिजेंस स्टाइल ब्रीफ्स तैयार करता है। तो जो भी लोग दुनिया भर की घटनाओं पर बिना किसी पक्षपात के ठीक उसी विश्लेषणात्मक गहराई के साथ जानकारी चाहते हैं जैसे निर्णय निर्माताओं को दी जाती है, वैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल। आप www.stylonews.com यानी www.stylonews.com पर जाकर इस AI संचालित ऑन डिमांड न्यूज सर्विस का लाभ उठा सकते हैं।
आज की इस निष्पक्ष चर्चा में अपना समय देने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और भविष्य के विस्तृत विश्लेषण के लिए नए विषयों के सुझाव हमेशा स्वागत योग्य हैं, तो अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। ताज़ा अपडेट्स और निष्पक्ष जानकारी के लिए स्टाइलो न्यूज़ को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना न भूलें। सुरक्षित रहें, तथ्यों के प्रति जागरूक रहें। शुभ दिन।